दोस्तों हेलो, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, आज हम फिर से आपके साथ हाजिर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रूल ऑफ लॉ के साथ। तो देखिए, रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन क्या होता है, आज हम आपको डील करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने सब्सक्राइब किया, मुझे लाइक किया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके LLB हो या जो भी लॉ के कॉन्सेप्ट हैं वो यथास्थिति बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग मी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अब शुरू करते हैं मेरे टाइम को बर्बाद किए हुए रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन। देखिए, नाम में ही स्पष्ट है कि विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। कैसे, देखिए, अब ये चीज समझते हैं कि कोई भी चीज जो है वो विदाउट लॉ तो होती नहीं। लीगली कोई भी चीज का विधान बनाया गया है, विधि बनाई गई है और उसी के हिसाब से जो शासन किया जाता है दैट इज द विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। पर ये तो बहुत सामान्य परिभाषा हुई ना दोस्तों। अब चूंकि हम लॉ के स्टूडेंट है या लॉ के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो ऐसी परिभाषा हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगी। देखिए, हम उसको लीगली बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको विधि के शासन के इतिहास की ओर ले चलता हूँ। देखिए, आपने डिवाइन लॉ पढ़ा है, पहले के भी हमने कॉन्सेप्ट हैं उसमें क्लियर किया। डिवाइन लॉ एक दैविक शक्ति माना गया है। पहले क्या होता था, कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन या कोई रिटर्न में कुछ चीजें नहीं होती थी जो भगवान, जैसे मान के चलो कोई गलत करता था तो प्राकृतिक आपदा मान ली जाती थी कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो विधाता या विधि या ईश्वर उस चीज को दिखाता था। खास तौर पे जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आया ब्रिटेन से। क्या हुआ कि मध्यकाल में जो पोप की सत्ता होती थी, धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता, तो डिवाइन लॉ को उन्होंने सपोर्ट किया और कहा कि सारी चीजें जो है ईश्वरीय शक्ति से होती है और विधि का शासन ही स्थापित किया जाना चाहिए। किसी को अपने हिसाब से मनमानापन, आर्बिट्रीनेस या अन्यायपूर्ण कोई व्यवहार या कोई नीति या शासन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब, एक तो पहली चीज वही हुई कि ब्रिटेन में जो पोप की सत्ता थी उसमें धार्मिक विचारों को आगामी रूप से फॉलो करने के लिए या उसको बेहतर बताने के लिए कि सब शासन निर्मित होता है, ऊपर द रूल ऑफ गॉड भी कहा जाता था कि कुछ भी गलत करोगे तो भगवान पनिशमेंट देता है। ये हम लोग मॉरली जानते भी हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ बौद्धिक आधार भी इसको प्रदान किया। ग्रोटियस आए, उन्होंने इसको बौद्धिक आधार भी प्रदान किया। इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग न्यायविदों ने, जो विधि के पंडित थे, उस आधार पर परिभाषा दी। हम बात करेंगे प्रोफेसर डाइसी साहब की, क्योंकि डाइसी साहब ने भी इसमें परिभाषा दी। और वही चीज, देखिए, क्या होना चाहिए कि विधि ऐसी होना चाहिए कि उसमें सर्वोच्चता होना चाहिए किसी की, लॉ की। किसी भी नियम ऐसे बने या किसी कोई भी कायदा ऐसा हो जिसमें लॉ की सर्वोच्चता हो, तभी तो होगा भाई विधि का शासन, द रूल ऑफ द लॉ। तो ये चीज इन्होंने डाइसी साहब ने कहा। इसके बाद इन्होंने कहा कि समानता होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। अब किसी के साथ कुछ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाए, किसी के साथ और कुछ कहा जाए, तो ऐसे में क्या ये नेचुरल जस्टिस होगा? ये कोई नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग भी नहीं होगा। और दूसरी चीज के विधि का शासन है, कोई विधि ऐसा नहीं कहेगी किसी में असमानता करे। तो ये सारी चीजें कही गई कि एक समानता होनी आवश्यक है। तीसरी चीज ये कही गई कि सारी की सारी चीजें जो है वो उसमें सर्वोच्चता जो होनी चाहिए वो विधि को ही होना चाहिए। लॉ बेस्ड ही कोई भी काम होना चाहिए, विदाउट लॉ नहीं होना चाहिए कि अपने मनमानेपन से कोई कार्य किया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मुख्यतः ये तीन चीजें प्रोफेसर डाइसी साहब ने कही। अब चूंकि हर परिभाषाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें होती है, तो हर चीज की सकारात्मकता, नकारात्मक, आलोचनात्मकता विधि अपनाई जाती है। तो उसके बाद और भी कुछ परिभाषाएं दी गई, वो दी गई ग्रिफिथ और स्ट्रीट ने। तो ग्रिफिथ और स्ट्रीट साहब ने ये कहा कि विधि में क्या होना चाहिए, मनमानापन नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से विधि बना ले, रूल बना ले और वैसा शासन करे जो मनमाने तरीके से हो, तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। इसके बाद कहा गया कि विधि द्वारा ही शासित होना चाहिए और जहां भी इस तरीके की यदि विधि का उल्लंघन किया जाए तो उसे पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, पनिश किया जाना चाहिए।
इसके बाद और आगे की बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यदि कोई ऐसा बना लेता है विधि और या इस टाइप की बनी हुई विधि में किसी तरीके से परिवर्तन कर लेता है, उससे वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको किसी तरीके का कुछ नुकसान हो जाता है, तो फिर लाइबिलिटी भी सेट किया इन्होंने कि लाइबिलिटी होगी वो बनाने वाले की, स्टेट की, कि वो प्रतिकर भी दे जिस तरीके के सिटीजन्स को, यदि इस तरीके का परिवर्तन जो विधि में हुआ है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो फिर वो कंपनसेट करे, प्रतिकर का प्रावधान दिया गया है। किसी प्रकार की इस तरीके की विधि बनाते समय एडमिनिस्ट्रेशन को किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स है, तो इस तरीके की कोई राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए भाई। और दूसरी और अगली चीज जो इन्होंने कही ग्रिफिथ और स्ट्रीट ने, कि ये कहा कि जो भी चीजें विधि का शासन होगा, द रूल ऑफ द लॉ, उसमें सारा प्रशासन जो होगा वो विधि के अकॉर्डिंग ही काम करेगा और विधि द्वारा ही आबद्ध होगा। तो इस तरीके से ये डाइसी साहब और ग्रिफिथ साहब लोगों ने अलग अलग विधि की परिभाषा, विधि के शासन की परिभाषा दी है। इसी लेक्चर को हम काफी ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते, इसको यहीं पर फिलहाल में विराम देते हैं। इस आगे विधि का जो रूल ऑफ द लॉ है ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इंडिया के कैसे यूज होता है, कैसे यूज किया गया है, तो रूल ऑफ लॉ विथ रेफरेंस टू द इंडिया और इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिले हैं हम आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे। विधि का शासन क्या है, द रूल ऑफ द लॉ, बस यहीं तक। थैंक यू, और आप आगे भी इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।